हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले हमने दो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे, जिसके अंदर हमने आसन एज ए प्रिवेंटिव मेजर पढ़ा था। यानी आसन जो है वो क्या है और किस प्रकार की कैसे वो बीमारियों के अंदर रोकथाम के अंदर मदद करते हैं। उसके बाद हमने लाइफस्टाइल से होने वाली एक बीमारी ओबेसिटी के बारे में पढ़ा और उसको कम करने के जो आसन है उसके बारे में जाना। दूसरा फिर हमने डायबिटीज़ के बारे में पढ़ा और डायबिटीज़ में को रोकथाम के लिए जो आसन किए जा सकते हैं उनके बारे में जाना था। यानी जो आप देख रहे हैं इसके अंदर 3.4 जो नंबर है यहाँ पे, तो 3.1 में हमने आसन एज प्रिवेंटिव मेजर्स का पढ़ा। 3.2 के अंदर हमने ओबेसिटी के बारे में जाना। 3.3 में हमने डायबिटीज़ के बारे में जाना और 3.4 जो फोर्थ टॉपिक है आज के लेसन का, जो है 3 जो है इसका लेसन का नंबर है और 4 इसका पॉइंट टॉपिक है। ठीक है, तो वो है आज अस्थमा। अस्थमा जो एक हमारी लाइफस्टाइल की डिजीज़ है, ये इसके बारे में हम जानेंगे कि अस्थमा क्या है। अस्थमा जो है बेटा एक बीमारी है जो कि हमारी श्वसन नली, जो सांस लेने की जो नली है उसके अंदर सूजन आने से वो सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स आती हैं। वो ऐसी बीमारी को जहाँ पे सांस लेने की प्रॉब्लम होती है उसको हम अस्थमा कहते हैं। तो अस्थमा क्या अगर डिफाइन करें तो अस्थमा अ डिजीज एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्वेलिंग ओकर्स which makes the tracts very sensitive and makes the process pungent with the touch of any affected thing। ठीक है, यानी इसमें जो है आपके जो श्वसन नली है या जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो आपको पथ है आपका, जो जहाँ से सांस लेते हैं उसको अंदर सूजन आने से ये बहुत सेंसिटिव हो जाती है, तो इसके कारण हमको अस्थमा की बीमारी होती है। दिस रिएक्शन causes contraction in the tubes। दिस reduces the amount of the air in the lungs। ठीक है, तो ये जो कारण है इसके कारण हमारा क्या होता है, जो नली है श्वसन नली है वो कंट्रैक्शन मतलब क्या, सिकुड़ जाती है ना। सिकुड़ने इन द ट्यूब्स द रिड्यूसेस द अमाउंट, और उस ट्यूब के अंदर यानी जो नली है आपकी सांस लेने की, उस ट्यूब के अंदर हम जो हवा का अमाउंट है वो कम कर देती है, उसके अंदर कम आती है, कम जाती है, क्योंकि उसमें सूजन आ जाती है। तो जो उसका प्रॉपर अमाउंट है सांस का या हवा का वो लंग्स तक नहीं पहुंच पाता। ड्यू टू विच, जिसके कारण इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत आती है हमको। ठीक है, तो ये था इसकी डेफिनेशन अस्थमा की, कि अस्थमा क्या है और इसके किसके कारण होता है। कॉमन सिम्टम्स को, इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या हैं इसके जो अस्थमा के, ये है कफिंग, खांसी का आना, हैवी ब्रीथिंग, सांस में दिक्कत, गहरी सांस होना, चेस्ट टाइटनेस, फैटिग, पेन, छाती में खिंचाव या थकान महसूस होना, दर्द होना, किसमें, पेन इन हैंड्स और फीट, हाथों में और पाँव में दर्द होना, शोल्डर्स कंधों में दर्द होना, एंड बैक और पीछे कमर में दर्द रहना, ये अस्थमा के लक्षण हैं। रीज़न क्या है इसके, क्यों होता है अस्थमा, रीजन्स जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपको इसके अंदर। रीजन्स आर डस्ट, जो डस्ट है उसके कारण, एलर्जी के जो डस्ट जाता है अगर उसके कारण हो सकता है, स्मोक के कारण, धुएं के कारण, एयर पोल्यूशन आजकल जो हो रहा है जिसके कारण अस्थमा बहुत ज़्यादा फैल रहा है, पोलिन ग्रेन्स, एनिमल स्किन्स, ठीक है, हेयर और फीदर्स एक्सेट्रा। यानी जो पॉलीग्रेन्स के बारे में पता है आपको, फूलों के जो कण होते हैं, परागकण जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो उसके कारण हो सकता है, या एनिमल्स की स्किन जो है उसके कारण हो सकता है, या कोई पंख या बालों के कारण ये डिजीज़ अस्थमा हो सकता है। हमारी सांस के साथ में ये चीज़ें जाने से हमारे को अस्थमा जैसे रोग हो सकते हैं। आर द मेन रीजन्स, दीज आर द मेन रीजन्स। अस्थमा में भी कंट्रोल बाई, अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं हम किस चीज़ से कर सकते हैं, योगा करके, है ना। तो योगा, कौन से योगासन है इसके अंदर जो अफेक्टिव हैं, तो उसका नाम दिया हुआ है, एक है सुखासन। क्या है, सुखासन, सुखासन, चक्रासन, गोमुखासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन और मत्स्यासन। तो ये आसन है 6 प्रकार के, जिनके आसन से हम अस्थमा के अंदर रोकथाम कर सकते हैं। सुखासन, चक्रासन, गोमुखासन, भुजंगासन के बारे में हमने पहले पढ़ भी लिया था। उसके बाद में दिया पश्चिमोत्तासन और मत्स्यासन। तो इन आसनों के बारे में देखते हैं हम। ये आप जो फोटो देख रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं इनकी, ये पिक्चर्स हैं। सुखासन जो है नॉर्मल सिटिंग है,
ठीक है। आपको अपनी जैसे आलती पालती मार करके आराम से बैठ करना और कमर को सीधी रख करके हाथों को घुटने के ऊपर रखना, ये सुखासन है। द इजी सिटिंग पोज, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है इसमें, द इजी सिटिंग पोज, जो आराम से बैठना है, रिलैक्स होकर के बैठना है और हाथों को घुटने के ऊपर रख के बैठने को हम सुखासन कहते हैं। चक्रासन, चक्रासन की फोटो आप देख रहे हैं, इसको सीधा खड़े होकर के पीछे की तरफ ही जाना है या फिर लेट करके और हाथों को पीछे रख करके और उसको ऊपर, पीठ को ऊपर उठाना, यानी पाँव जो है वो ज़मीन पे है, हाथ ज़मीन पे है और फिर जो लेट करके हमने ऐसे बना के जितना हो सकता है उतना ऊपर हम उठेंगे, तो ये जो चक्कर बना हुआ है इसके कारण इसको चक्रासन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा है पर्वतासन। पर्वतासन नॉर्मली हम लोग इसको सिटिंग पोजीशन में बैठ करके और उसके बाद में आप हाथों को जोड़ते हुए ऊपर की तरफ खींचना है। ठीक है, और पर्वत की तरह ऊपर चट्टान की तरह नहीं, इसका जो शेप है वो पर्वतासन की तरह बन गया है, इसलिए इसको पर्वतासन बोला जाता है। यह है गोमुखासन। गोमुखासन में पाँव की पोजीशन आप देख रहे हो कि जो लेफ्ट लेग है वो राइट की तरफ और राइट लेग जो है लेफ्ट की तरफ पीछे की तरफ करना है और उसके बाद में सीधा हाथों को, दोनों हाथों को, एक हाथ को जो है आप नॉर्मली लेफ्ट लेग को नीचे की तरफ से ले जा करके और राइट लेग हैंड को, सॉरी लेफ्ट लेग को, लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ से और राइट हैंड को ऊपर की तरफ से ला करके और इनके आपस में जो अंगुलियों फिंगर्स को पकड़ना है। तो ये जो पोजीशन है, इस प्रकार जो पोजीशन बनती है यहाँ पे, इसको हम गोमुखासन कहते हैं। यानी ये जो आपका ये जो पोजीशन बन जाती है पीछे की तरफ, इसको गाय का मुख, गोमुख यानी काऊ फेस। ठीक है, तो गोमुख जैसा आसन इसमें बन जाता है। ये आपका पाश्चिमोत्तासन है। पाश्चिमोत्तासन के अंदर क्या है कि आपने अंगुलियों को, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था इसके अंदर, तो ये इसको आपने अपने फिट्स को हाथों से पकड़ना होता है और नीज के ऊपर अपने हेड को लगाना है, सिर को लगाना है। ये आपका मत्स्यासन है, जिसके अंदर आप दोनों पाँव को अपने हिप्स के नीचे रख करके लेट, उसके बाद पहले बैठना है, हिप्स के नीचे पाँव रख करके और फिर पीछे की तरफ लेटना है। पहले लेटना है और ज़मीन पर सर रख करके चेस्ट को अप ऊपर रखना है एल्बो की मदद से। एल्बो की मदद से आप चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और सर जो है आपका ज़मीन पे रहेगा। इनके सारे आसनों के बारे में आपको प्रोसीजर में बाद में बताया जाएगा, लिखा हुआ है, वो पढ़ाया जाएगा। ये आपको सिर्फ एक हिंदी में बता रहे हैं पिक्चर के साथ में कि आपको कैसे करना है। भुजंग आसन पता है, पहले बताया हुआ आपको, ज़मीन पे लेटना है, हाथों को रखना है, पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल से समझाया हुआ था। तो ये 6 आसन जो हैं हमने देखे, जो कि हमारी अस्थमा के अंदर मदद करते हैं। इनसे पहले अभी हम बात करते हैं इसके अंदर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं और साथ साथ में इन टॉपिक्स यानी जो 6 आसन के प्रोसीजर, बेनिफिट्स और उनके मतभेद वो हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चन यानी जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो है पहला क्वेश्चन, इस डायबिटीज़ से रिलेटेड, जैसे कि आपको पता है कि हम पिछली क्लास में भी ऐसा करते आ रहे हैं कि उस बीमारी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन हम लेते हैं। तो क्वेश्चन पहला है, अ डिजीज़ एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज नाउन एज, जो सांस की बीमारी है उस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? डायबिटीज़ के नाम से, ओबेसिटी के नाम से, बैक पेन के नाम से या अस्थमा के नाम से? तो आपको बताया, जैसे कि इसमें हाईलाइटेड करके दिखाया हुआ है, तो ये अस्थमा जो है इसका राइट आंसर है। दूसरा है, चूज द आसन विच हेल्प टू कंट्रोल अस्थमा। इन 4 में से कौन सा आसन है जो अस्थमा में आपको मदद करता है, रोकथाम के लिए मदद करता है? तो पवन मुक्त आसन, त्रिकोण आसन, हस्तासन, ये दोनों आसन जो हैं, तीनों आसन ये डायबिटीज़ के अंदर और ओबेसिटी के नाम से मतलब के अंदर मदद करते थे। और जो चौथा दिया हुआ चक्र आसन, वो है आपका इसके अस्थमा में मदद करने वाला, अस्थमा की रोकथाम के लिए मदद करने वाला। तीसरा क्वेश्चन जो इसमें है, कफिंग, हैवी ब्रीथिंग, चेस्ट टाइटनेस आर द सिम्टम्स ऑफ, ये लक्षण किस बीमारी के हैं? ठीक है, सांस का के अंदर गहरापन आना, खांसी बहुत ज़्यादा चलना और छाती में खिंचाव या टाइटनेस रहना किस लेते हैं? डायबिटीज़ के हैं, ओबेसिटी के हैं या बैक पेन के हैं? तो इसमें दिया हुआ है आपको अस्थमा का ये लक्षण है। तो ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि पहली बात तो देखो इस लेसन में कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आपको जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं उनके नाम मालूम पता हो है, वो आपको स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में बताया था, आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि किस किस कौन कौन से रोग जो हैं लाइफस्टाइल में आते हैं। उसके बाद में उनके लक्षण क्या हैं, उन बीमारियों के, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, डिफाइन उसकी और उसके सिम्टम्स के हैं, उसी से आपके आधे क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर हम जो बात करते हैं इसके अंदर जो 13 या 14 योगासन के बारे में, ठीक है, तो उन 13-14 योगासन का प्रोसीजर और बेनिफिट्स क्या है तो वो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के अंदर, इसी से रिलेटेड, यानी हम बात कर रहे हैं इसकी जो अस्थमा की, तो अस्थमा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर आए। तो पहला है, इनलिस्ट द आसन विच आर यूज टू कंट्रोल अस्थमा।
Enlist the आसन which are used to control अस्थमा, एक्सप्लेन इनटू आसन इन डिटेल्स। पहले तो आपने उनके आसनों के नाम बताने हैं सबके, जिनके जो कि इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं इसको अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए, और उनमें से फिर 2 को आपने एक्सप्लेन करना है। तो हमने यहाँ पे 6 आसनों के नाम लिखे हुए हैं, सुखासन, चक्रासन, पर्वतासन, पाश्चिमोत्तासन, गोमुख आसन और भुजंगासन। जैसे कि हमने पिछले अभी बताया कि 6 आसन की फोटो देखी थी। ये 6 आसनों के नाम लिखने आपने, इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो गया आपको सिर्फ नाम बताने से। ठीक है, कि कौन कौन से आसन हमारे अस्थमा को कंट्रोल करने में यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर किसी भी 2 आसनों को डिटेल से पढ़ने की। तो गोमुख आसन के बारे में पढ़ा। दिस आसन गेट्स इट्स नेम बिकॉज, ये इस जैसे इसका नाम है वैसे ही है। वाइल डूइंग द आसन बॉडी रिसेंबल्स ए काउ फेस पोज। जब हम ये आसन करते हैं तो जो बॉडी है हमारी वो काउ फेस जैसी पोज बन जाती है उसमें। ठीक है, इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड द काउ फेस पोज। अंग्रेजी में गोमुख आसन को काउ फेस पोज भी कहते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है करने का? सिट इन सुखासन। सबसे पहले आप आलती पालत के आराम से बैठ जाओ, सुखासन में बैठ जाओ। ठीक है, या दंडासन में बैठ जाओ। दंडासन के अंदर क्या होता है कि एक पाँव के ऊपर एक दूसरा पाँव रखने वाला जो होता है ना, एक तो हम आलती पालती मारते हैं तो नॉर्मल हमारे जो है वो दोनों पाँव के जो इसमें टकने होते हैं ये ज़मीन पे टच होते हैं, है ना। और उसके अंदर क्या होता है, एक पाँव जो है नीचे होता है और उसको दूसरा पाँव ऊपर होता है, या कहें तो दोनों के ही जो है पाँव जो है एक दूसरे के अंदर घुसे हुए रहते हैं, जैसे कि आपने देखा था। उसको दंडासन पोज कहते हैं। प्लेस द एंकल ऑफ द लेफ्ट लेग नियर राइट बट अंडर द एनस। उसके बाद में इसमें सिंपली वो आपको एंकल्स के बारे में बताया हुआ है कि लेफ्ट लेग को जो है आपके एनस के पास रखना है। द राइट लेग, ये आपको दंडासन के जो शेप है उसके बारे में बता रखे हैं। सो द नी शुड बी प्लेस ओवर लेफ्ट नी। स्वीप योर लेफ्ट हैंड बिहाइंड योर बैक। अब अपना बायां हाथ जो है अपने पीछे लेके जाएंगे आप, फेसिंग पाम्स अपवर्ड, जिसका जो हथेली है वो ऊपर की तरफ होगी। स्वीप योर राइट हैंड ओवर द राइट शोल्डर। अब अपना राइट हैंड जो है वो राइट शोल्डर के ऊपर से लेते हुए, यानी पहले आपने लेफ्ट हैंड नीचे से लिया था और इसकी हथेली ऊपर की तरफ थी, और अब दाहिना हाथ जो है दाहिने कंधे के ऊपर से लेंगे। ठीक है, बैंड योर एल्बो। नेचुरली बात है कि जब आपने लेफ्ट हैंड जो लिया है आपने नीचे की तरफ से और उसकी हथेली ऊपर किया है, तो जब ऊपर से उसको उस हथेली को टच करने की कोशिश करोगे आप, तो ये आपकी एल्बो ऑटोमेटिकली बैंड हो जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखा, बैंड योर एल्बो एंड प्लेस इट बिहाइंड योर बैक, और उसके बाद में इसको पीछे आपके इस हाथ को भी ले जाकर के पीछे रखना है। नाउ इंटरलॉक फिंगर्स। अब जो है दोनों हाथों की अंगुलियों को इंटरलॉक करना है। बोथ हैंड्स बिहाइंड योर बैक, तुम्हारे पीछे जो है पीठ पे दोनों हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे से पकड़ना और इंटरलॉक करना है। नाउ स्ट्रेच बोथ हैंड्स। अब जब पकड़ लिया आपने, फिर दोनों हाथों को खींचोगे तो क्या होता है कि जो ऊपर वाला हाथ है उसकी कोहनी और ऊपर की तरफ आसमान की तरफ जाएगी और पीछे की तरफ खींचेगी, और नीचे वाला है उसकी वो भी हाथ पीछे की तरफ खींचेगा, यानी टाइट हो जाएगा आपका, स्ट्रेच हो जाएगा आपका हैंड। नाउ स्ट्रेच बोथ हैंड्स इन देयर रेस्पेक्टिव डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में है उसी तरफ खींचो उनको ऊपर की तरफ। लुक स्ट्रेट, और सामने देखो। ये चीज़ थी आपकी, इसकी प्रोसीजर था इसका। रिपीट विद चेंजिंग लेग्स पोजीशन। अब अपने पाँव की पोजीशन को चेंज करते हुए आप इसको रिपीट कर सकते हैं। इसके फायदे, बेनिफिट्स, हेल्प्स इन क्योरिंग अस्थमा। सबसे पहली बात तो ये कि ये अस्थमा में क्योर करने में मदद करता है। दूसरा, इसके अंदर क्या है, आपका वेट रिड्यूस करता है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है और अट्रैक्टिव बनाता है। ठीक है, आपकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल रहती है और अस्थमा में ये मदद करता है। इट हेल्प्स टू मेक स्पाइन स्ट्रॉन्ग एंड इरेक्ट। ये जो है आपकी स्पाइन है पीछे, जो रीढ़ की हड्डी, उसको भी मजबूत करने में मदद करता है। हेल्प टू मेक एब्डोमिनल ऑर्गन्स फंक्शन वेल। और जो आपके फंक्शंस, जो ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन अच्छे से करें, उसमें हेल्प करता है। दूसरा, हेल्प टू रिड्यूस ओबेसिटी। मोटापा घटाने में मदद करता है। डायफ्राम इम्प्रूव्स एंड कीप अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इंटॉक्सिफिकेशंस। अपर बॉडी बिकम्स फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। इट हेल्प टू सर्कुलेट ब्लड टू द एंटायर बॉडी। दूसरा जो है ये आपके बॉडी को, ऊपर वाली बॉडी को जो है वो मजबूत करता है और पूरे ब्लड के अंदर, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाने में मदद करता है। ये इसके बेनिफिट्स थे जो आप अपने नोटबुक में लिखेंगे बेनिफिट्स के अंदर कि इसके बेनिफिट्स क्या है, प्रोसीजर क्या है। अब हम बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस के अंदर क्या होता है कि पर्सन्स मतभेद, यानी जो किसको नहीं करना चाहिए, नॉर्मली इसमें ये दिया हुआ है कि पर्सन्स हैवी स्टिफ शोल्डर्स शुड अवॉइड दिस। जिसके शोल्डर्स में प्रॉब्लम हो उसको नहीं करना चाहिए। एनी काइंड ऑफ हिप प्रॉब्लम्स, जिसके हिप में प्रॉब्लम हो तो उसको भी नहीं करना चाहिए, या घुटने में प्रॉब्लम हो उसको नहीं करना चाहिए, जिसको हार्म स्ट्रिंग हो उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड क्वाड्रिकेबल शुड बी अवॉइडेड। इफ़ वन हैज़ टू स्केटिका प्रॉब्लम
वन शुड अवॉइड दिस पोज, इसको स्केटिंग का प्रॉब्लम है वो भी इसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड इफ एनी नेक और शोल्डर इंजरी, सिंपली हमारे हर योग में बताते हैं कि जिसकी नेक और शोल्डर और बैक की जो भी इंजरी होती है तो उसमें योगा में उनको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड टू परफॉर्म और प्रैक्टिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या जो है प्रेगनेंसी का किसी को प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी अगर किसी को है तो उसमें भी इसको अवॉइड करना चाहिए। अब हम दूसरे आसन की बात करते हैं। पहला हमने आसन कौन सा बात किया, हमने जो बात किया वो आपका गोमुखासन था। ये दूसरा आसन है, क्या है दूसरा आसन। दूसरा आसन क्या नाम है इसका, पर्वतासन। जो सेकंड आसन जो है पर्वतासन, इसका कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है पहले तो इसके बारे में जानते हैं। व्हाइल परफॉर्मिंग दिस आसन बॉडी रिसेंबल्स लाइक ए माउंटेन्स, दैट्स व्हाई इट इज नेम एज ए पर्वतासन। जब हम ये आसन करते हैं तो हमारा बॉडी का जो दिखती है, जो बॉडी हमारा होता है वो पर्वत की तरह दिखता है, ठीक है, इसलिए इसको पर्वत आसन नाम दिया है। इट इज़ ए वेरी इजी आसन, ये बहुत ही आसान सा आसन है। इसको प्रोसीजर क्या है कि आपने पद्मासन में बैठना है ग्राउंड में। अब आपको दोनों हाथों को ऊपर की तरफ जाना है। रेज बोथ हैंड्स बाय साइड वाइड वाइलिंग इनहेलिंग एंड जॉइंट टुगेदर, सांस को अंदर लेते हुए, ठीक है, और उसको ऊपर की तरफ खींच करके इसको लेके जाना है। और आप दोनों हाथों को अपवर्ड अबाव द हेड, सर के ऊपर। एक्सेल एंड कम एट इनिशियल पोजीशन, ठीक है, इसको मतलब हाथों को आपने सांस लेते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है, सर के ऊपर ले जाकर के दोनों हाथों को टच करके ऊपर की तरफ खींचना है, आसमान की तरफ उस हाथों को दोनों को हथेलियों को मिला करके, और उसके बाद में छोड़ते हुए वापस उसी पोजीशन में आ जाना है। तो इस पोजीशन को बार बार करना है, को आसन को ही हम पर्वतासन कहते हैं। इसके बेनिफिट क्या है, इट हेल्प टू स्पाइनल प्रॉब्लम, आपकी जो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है उसकी ठीक करता है, उसमें मदद करता है। स्ट्रेंथनेस द मसल्स ऑफ आर्म्स, हाथों की मसल्स को मजबूत करता है। इफ़ इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, है ना, जो आपका जो ब्लड फ्लो है ब्रेन को उसमें मदद करता है कि यानी उसमें अच्छे से ब्रेन तक ब्लड जो है वो पहुँचे। अब इसके अंदर कंट्राइंडिकेशंस के अंदर दिया हुआ है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस में इट शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड इफ़ वन हैज़ रिस्ट हिप और एंकल इंजरी। सिंपली जिनको, क्योंकि इसमें जो काम आने वाले चीज़ें क्या हैं, आपकी कमर है, हिप है और एंकल है जो नीचे टिकते हैं हमारे ज़मीन में, या हिप्स हैं जिस पे हम जब बैठते हैं, और उसके बाद में आपके आर्म्स या कमर पे जिसको ऊपर ले जाते हैं तो इसको उनको नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट बी प्रैक्टिस्ड वाइल स्पाइनल इंजरी, अगर रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है तो भी इसको नहीं करना चाहिए। अब तीसरा आसन की हम बात करते हैं, इसका नाम है मत्स्यासन। क्या नाम है, मत्स्यासन। इफ द आसन इज परफॉर्म्ड इन वाटर बॉडी कैन फ्लोट इजिली, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द मत्स्यासन। इस आसन को नॉर्मली वाटर मतलब लोग जो है वो कर सकते हैं, इसका आसन को पानी के अंदर करो तो ज़्यादा अच्छे से होता है। इफ दिस आसन इज परफॉर्म इन वाटर बॉडी कैन फ्लोट इजिली, दैट वाइज का इसको इसलिए मत्स्यासन कैसे हैं कहते हैं क्योंकि एकदम से ये ऊपर तैरता है। यानी प्रोसीजर, सिट इन पद्मासन पोज, इसका प्रोसीजर क्या है, पद्मासन पोज में बैठना है। टेक सपोर्ट ऑफ योर एल्बो, एल्बो की मदद लेनी है। एंड लाई ऑन द बैक, बैंड योर नेक, लाई ऑन योर बैक, बैंड योर नेक विद सपोर्ट योर हैंड्स। इसके बारे में जैसे कि आपको मत्स्यासन के बारे में दिखाया था, सिंपल सा ये मत्स्यासन जैसे बताया था आपको यहाँ पे है, ठीक है। जो ये है हमारा मत्स्यासन का पोज, आप इसको देख पाएंगे कि आपने किस प्रकार से इसमें, आपको मैंने बताया था हिंदी में आपको समझाया था उस टाइम पे कि हिप्स के नीचे दोनों पाँव को ले जा करके बैठना है, जैसे हम लोग उसके अंदर वज्रासन में बैठते थे, और फिर पूरा बॉडी को नीचे लगाएंगे। फिर आपने पोज देख लिया, अब आपको उसमें जो एक्सप्लेन करेंगे उसमें समझ में आ जाएगी। यानी अपनी कोहनी की और हाथों की मदद से आपने बीच के हिस्से को ऊपर तरफ खींचना है, सर को नीचे ज़मीन में लगाना है, ठीक है बेटा। तो ये आपने पोज देखा, इसका ये मत्स्यासन था। अब हम मत्स्यासन के बारे में पढ़ें। इफ दिस आसन इज परफॉर्म इन वाटर बॉडी कैन फ्लोट, हमने ये पढ़ा। उसका प्रोसीजर है, सीट इन पद्मासन, पद्मासन में बैठना है। टेक सपोर्ट ऑफ योर एल्बो, और ज़मीन में एल्बो की सपोर्ट लेके हुए। एंड लाई ऑन योर बैक, बैंड योर नेक विद सपोर्ट टू योर हैंड्स, अपनी गर्दन को बैंड करते हुए और हैंड्स की मदद से। एंड ट्राई टू टच योर फोरहेड टू द ग्राउंड, अपने जो है कोशिश करना है, यानी सर को इतना घुमाना है कि आपका जो माथा है वो ज़मीन में लगाने की कोशिश करना है। होल्ड टोज ऑफ द फिट फर्मली विद बोथ हैंड्स एंड टच द ग्राउंड विद द एल्बोज, जैसे कि आपको दिखाया था कि कोहनी की मदद से ज़मीन को टच करना है। और स्ट्रेच द स्टोमक एज अप एज पॉसिबल,
ठीक है। और जो पेट को और कमर को जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ खींचना है। तो ये ही आपका मत्स्य आसन है। इसके बेनिफिट यही है। दिस आसन इज वेरी यूजफुल फॉर अस्थमा पेशेंट्स, प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम इनडाइजेशंस। उसके अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है। अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके पेट की जो डाइजेशन सिस्टम है उसको ठीक करता है। कीप द ब्लड क्लीन, रक्त को साफ करने में मदद करता है, रखता है इसको। हेल्प इज क्योरिंग डायबिटीज़, डायबिटीज़ के अंदर भी ये अच्छा आसन है। हेल्प इज इन कफ एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, सांस की प्रॉब्लम्स के लिए अच्छा है, इसलिए क्योंकि अस्थमा में इसलिए इसको यूज़ किया जाता है कि सांस की जो भी प्रॉब्लम्स है, खांसी की जो प्रॉब्लम उसके लिए ये अच्छा है। मेक बॉडी एंड फेस अट्रैक्टिव, साथ साथ में आपको जो है आपके बॉडी को अट्रैक्टिव बनाता है, फेस को जो है वो अट्रैक्टिव बनाता है। ठीक है। इसको इसका मतभेद है, इसके जो जिसको नहीं करना चाहिए वो है इसकी अवॉइड दिस पोस्चर इफ एनी काइंड ऑफ नेक इंजरी, एनी काइंड ऑफ ब्लड प्रेशर, इफ हैविंग माइग्रेन, अगर सर में दर्द रहता है तो भी आपको नहीं करना चाहिए, ब्लड प्रेशर हाई है तो भी नहीं करना चाहिए, और आपको जो इसके अंदर आपको नेक या बैक पेन है तो भी इसको नहीं करना चाहिए। और प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल ही कोई आसन करना ही नहीं चाहिए इस प्रकार का। अब हम बात करते हैं चौथा आसन, इसका नाम है सुखासन। सुखासन जो है वो बताया था आपको, सिंपल पोज है, सिंपल सिटिंग पोज। प्री स्टेज जो कीप बोथ फीट इन फ्रंट एंड सिट स्ट्रेट। ठीक है। उसके अंदर आपको पाँव सीधा करना है और उसके बाद उसमें बैठ जाना है। सुखासन इज सिंपली सिटिंग इन द नॉर्मल फॉर्म, जैसे कि आराम से बैठते हैं वैसे ही उसको इसका सिंपली फॉर्म है। कीप द लेफ्ट फुट फोल्डेड अंडर द राइट लेग, लेग्स थाई, फोल्ड राइट प्लेस्ड इट अंडर द लेफ्ट थाई। कीप हैंड नेक एंड वेस्ट स्ट्रेट, आसन के अंदर कोई भी हो आपके गर्दन जो है वो सर और कमर सीधी रहनी चाहिए। कीप बोथ हैंड्स इन द मेडिटेशन पोम, आपको पता ही है दोनों हाथों को एकदम से अपने यानी घुटने के ऊपर रखना है और खींच के रखना है हाथों को, तो ये मेडिटेशन फॉर्म में बैठ गया। यू कैन यूज इट फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ मेडिटेशन, इस पोज को हम मेडिटेशन के लिए यूज़ करते हैं हमेशा। ठीक है। और लंबे समय तक बैठ सकते हैं ऐसा। वन कैन चेंज फिट और सिटिंग, आप एक दूसरा पाँव को ऊपर से चेंज कर सकते हो। इसके फायदे क्या है? दिस पोस्चर कैन बी यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग मेडिटेशन एंड स्टडी, ये ऐसा आसन जो है ये पढ़ाई करते वक्त या मेडिटेशन करते समय इसका इस्तेमाल करते हैं, तो मेडिटेशन में ये मदद करता है। ये आसन आपकी जो है कमर को मजबूत करता है, पाँव को मजबूत करता है। स्ट्रेंथनिंग द वेस्ट गिव्स स्ट्रेंथ इन द लेग्स, पेन इज रिमूव्ड एंड पर्सन कैन परफॉर्म अदर पोस्चर लाइक अर्ध पद्मासन एंड पद्मासन। ठीक है। इससे आप अर्ध पद्मासन या पद्मासन जैसे आसन भी इनसे कर सकते हो। अब इसको किसको नहीं करना चाहिए? जिसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, बैकएक है, कमर में दर्द है, स्पाइनल डिस्क प्रॉब्लम है, या जिसको माइग्रेन जैसी बीमारियां हैं, उनको ये आसन नहीं करने चाहिए। अब हम बात करते हैं पांचवा आसन, चक्रासन। प्रोसीजर, लाई डाउन इन द बैक एंड मेक बोथ लेग स्ट्रेट। सबसे पहले आपने एकदम से लेट जाना है पहले तो, उसके बाद में आपने बेंड योर नीज सो दैट द सोल्स ऑफ योर फीट आर ऑन द फ्लोर। उसके बाद अपने अपने घुटनों को मोड़ना है ऊपर की तरफ, जिससे आपके जो पाँव के फिट्स हैं यानी तलवे जो है आपके इस पे आप कह सकते हो वो उसके ज़मीन में टिक सकें। योर हैंड मस्ट बी प्लेस्ड बिहाइंड योर शोल्डर्स। अब आपको हाथों को आपने अपने शोल्डर्स के पीछे रखना है। एंड फिंगर्स पॉइंटेड टुवार्ड्स योर शोल्डर्स, और जो आपकी अंगुलियां हैं वो आपके शोल्डर की तरफ आ जाएंगी, यानी आपकी हथेली जो है इस तरह से टिकेगी ज़मीन के पीछे, कंधों के ऊपर से ले जाते हुए हाथों को, कि आपकी अंगुलियां जो है वो कंधे की तरफ आ जाएं। ठीक है। देन प्रेस योर फिट एंड पाम्स एंड लिफ्ट योर इंटायर बॉडी। उसके बाद अपने हाथों को, हथेलियों को और फिट्स को आपने इतना जोर से प्रेस करना ताकि आपकी बची हुई बॉडी यानी सिर्फ हाथ और पाँव यानी आपके पाँव के जो तलवे हैं वो फिट है, वो जो है आपके ज़मीन पर टिके रहें। और उसके बाद में आपके हाथ की हथेलियाँ जो हैं वो दोनों आपकी ज़मीन पर टिके रहें, बाकी सब का पूरा शरीर आपका हवा में ऊपर आ जाए, यानी चक्कर बन जाए गोल। ठीक है। ऑफ द मैट, हैंड्स एंड फीट्स आर हाफ फीट अपार्ट, हेड हैंग जेंटली बिटवीन हैंड्स। अब इसके बाद में अपने आप को क्या है, हाथों को पाँव की तरफ नज़दीक लाओगे, जैसे जैसे बॉडी ऊपर उठेगी हाथ जो है वो पाँव की तरफ नज़दीक आते चले जाएंगे। जितना आप ऊपर खींचोगे उतने हाथ पाँव के नज़दीक आते चले जाएंगे। और आपको ये बताया है कि लास्ट में ऐसा पोजीशन आता है कि आप पाँव और हाथों का पोजीशन जो है, जो डिस्टेंस है, गैप है, वो आधा फीट का ही रहना चाहिए। हैंड्स एंड फीट्स आर हाफ फीट अपार्ट, हेड हैंग जेंटली बिटवीन हैंड्स। मेक द बॉडी स्ट्रेच टुवार्ड्स द टॉप सो दैट इट बिकम्स। अपनी बॉडी को खींच के ऊपर की तरफ रखें, जिसके कारण ये पॉसिबल हो सकता है, जिसके कारण ये होता है आसन।
अभी आपका सर्किल शेप है इसलिए इसको नाम चक्रासन है। इसके फायदे क्या हैं? इट अफेक्ट्स, बेनिफिट्स दिए हुए हैं इसके। इट अफेक्ट्स द वूल बॉडी विच गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी इन मसल्स एंड बोन्स। इससे आपकी पूरी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल हो जाती है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है इससे, यानी आपके पूरे बॉडी में ब्लड पहुंच जाता है। रिलीव वेस्ट पेन, कमर दर्द में ये मदद करता है। इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन द लंग्स, लंग्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में मदद करता है, जिसके कारण ये अस्थमा में फ़ायदेमंद होता है। द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, यहाँ तक कि पूरी बॉडी का फंक्शन को बढ़ाने में ये मदद करता है। बहुत ही बेस्ट अच्छा आसन है चक्रासन। इसको अगर आपके बैक में प्रॉब्लम है, चोट लगी हुई है, तो नहीं करना चाहिए। समवन हैविंग हार्ट प्रॉब्लम शुड नॉट डू दिस पोज, हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसको भी नहीं करना चाहिए। हाई लो ब्लड प्रेशर, उसको भी बचना चाहिए इससे। और जो है सर्जरी की जो कैटेगरी है, जिसकी सर्जरी हुआ है, वो भी इस आसन को ना करें तो अच्छा रहेगा। अब आपको बात करते हैं हम आसन नंबर 5 हमारा हो गया चक्रासन। आसन 6, चलो अब इसके बाद बात करते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। अस्थमा में जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो डिफाइन अस्थमा, राइट प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स ऑफ चक्रासन विच हेल्प्स इन। तो ये आपने क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपका। इसके अंदर आपको ये आपने खुद करना है, जो आपको पढ़ा है उसमें से नोट्स बना करके कि अस्थमा को डिफाइन करना है, प्रोसीजर और बेनिफिट लिखना है चक्रासन के, जो कि आपको अस्थमा में मदद करता है, अस्थमा को ठीक करने में मदद करता है। ठीक है, तो आपका डेफिनेशन 1 नंबर की होगी और जो आप प्रोसीजर लिखोगे या उसके बेनिफिट लिखोगे चक्रासन के, वो 2 मार्क्स के होंगे। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इनलिस्ट 2 आसन फॉर अस्थमा, कोई भी 2 आसनों के नाम बताओ पहले तो अस्थमा में काम कर आने वाले। राइट द प्रोसीजर एंड कंट्रडिक्शंस ऑफ एनी वन ऑफ देम, और उनमें से किसी एक का आपने उसके बेनिफिट और उसके कमियां जो बचाव है उनको बारे में बताना है। तीसरा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है गोमुखासन एंड सुखासन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू क्योर द वन ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीज अस्थमा, डिस्कस इन डिटेल। जो ये गोमुखासन है और सुखासन है, ये किस प्रकार से अस्थमा जो डिजीज़ है, लाइफस्टाइल डिजीज़ है, उसमें मदद करता है, इसके बारे में आप डिस्कस करें, लिखें कि ये कैसे मदद करता है। यानी इन दोनों आसनों के बारे में आपने लिखना है। इट मीन्स आप कहने का मतलब ये है कि जो 6 आसन हमने बताए हैं, उन 6 आसन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके प्रोसीजर क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं और इनको किसको नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आपने लिखना है, इसके पॉइंट्स लिखने हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज का जो अस्थमा था, क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे इसमें दे रखा है, एलिब्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ पश्चिमोत्तासन एंड मत्स्यासन टू क्योर अस्थमा, उन दोनों आसनों के बारे में भी लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाइपरटेंशन का आएगा। हाइपरटेंशन वीडियो लंबा हो रहा है, वरना इस टॉपिक को भी कर लेते हैं क्योंकि अभी ज़्यादा बचा नहीं है, लेकिन इसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको टॉपिक को हम कल करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपने जो पढ़ा वो अस्थमा के बारे में पढ़ा, 6 आसनों के बारे में पढ़ा। तो 6 आसन को और अस्थमा के इस टॉपिक को आपने अपने नोटबुक में नोट्स की तरह बनाने हैं। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बुक में है उनको आपने करने हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, यू मे आस्क, आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपकी उसमें पूरी मदद की जाएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।